अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वॉइस क्लियर है? हैंड रेज करके काइंडली मुझे बता दे वॉइस क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? जी लिखो जाओ। ओके जी सर, क्लियर है वॉइस। ओके। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे लेक्चर? किसी का भी कल वाले लेक्चर से कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकता है। और मैंने एक दो क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के तौर पर दिए थे, अगर उस क्वेश्चन में किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ सकते हैं। जी अरसलान सईद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये फर्स्ट नोट लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड के नीचे, सर ये जरा इसका एक्सप्लेन कर दें। मैं अभी बच्चे पढ़ लेता प्रोविडेंट फंड का फर्स्ट नोट, ये वाला। यस सर, ऊपर सबसे। Salary for the purpose of provident fund include basic salary plus day and allowance, all other allowances excluded। आपको याद है मैंने जब वो की थी आपके लिए ये एक्सप्लेन कर रहा था 1/10 ऑफ, ठीक है, या इधर 1/3 लिया था हमने। तो इसमें मैंने कहा था बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, मतलब अगर 1 लाख रुपया पर मंथ बेसिक सैलरी है तो इसका मतलब एक साल की कितनी बेसिक सैलरी होगी? 12 लाख। और उस साल का जो डीएनएस अलाउंस है ना, उन दोनों को प्लस करके फिर उसका 1/3 या 1/10 की एग्जेम्पशन है। बात क्लियर हुई? साथ में दोबारा आपको अनम्यूट कर रहा हूं। जी सर, वो ठीक है, वो जनरल बात नोट में लिखी होती है ना, इसलिए वो मुझे समझ नहीं लगी, हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ये जो बात है ये तो रिकॉग्नाइज में है ना, बिल्कुल इसलिए। हाँ, ये इसी के रेलेवेंट है जहां आपने उसकी एग्जाम्पशन लेनी है, या जहां तक हमें एग्जाम्पशन है जहां पर बेसिक सैलरी आएगी उसमें डीएनएस अलाउंस भी आएगा प्रोविडेंट फंड के लिए। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डीएनएस अलाउंस नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब उसका क्या लेंगे, फिर सिर्फ बेसिक सैलरी अज्यूम करेंगे, डीएनएस अलाउंस अगर नहीं दिया वो जीरो है। क्लियर हो गया? ठीक है सर। यस सर, थैंक यू सर। और होमवर्क वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? किसी स्टूडेंट का दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए थे। एक क्वेश्चन था आपका बेटा ये वाली एक्सरसाइज नंबर 1, और नंबर 2 क्वेश्चन था पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। अगर किसी स्टूडेंट का इन दो क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आया तो हैंड है। जी शामी। सर ये एक्सरसाइज वाला समझा दे सारा एक बार। अच्छा मैं समझा देता हूँ। वैसे इसको परफॉर्म किया आपने, थोड़ा सा करने की कोशिश की? जी सर। जी सर अच्छा मैंने किया है। ओके। ये बुक पे ये 2,40,000 है, बुक पे 2,40,000 है, बुक पे 24 लाख लिखा हुआ है। बुक के ऊपर या नोट्स के ऊपर? बुक पे ऊपर, मैं देखिए बुक से किया मेरी बात सुनो, वहां से थोड़ी। आप बुक को छोड़े, नोट्स के ऊपर 2,40,000 लिखा हुआ है। मेरी बात को जी समझो, 2,40,000 से सोल्व हुआ है। नहीं, मैंने मेरे पे नोट्स नहीं है, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने बुक से किया। बुक से किया बेटा। देखिए ना, एक क्वेश्चन नोट्स आपके ना ग्रुप के अंदर भी शेयर किए गए हैं। जो बुक के अंदर गलती है ना, हमने उस गलती को सही की हुई है। बात के लिए मैं इसको दोबारा अच्छा। बता देता हूँ, कोई इतना फर्क नहीं है। आप नोट्स से कोशिश कीजिए कि मैं भी नोट्स के अंदर भी कहीं गलती के चांसेस हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सैलरी दी गई थी मिस्टर असद की 2,40,000 और मिस्टर ए की क्या थी? 3,20,000। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज आ गया। अगर रिकॉग्नाइज की बात की जाए तो इसका मतलब इसमें जो हम पर मंथ कंट्रीब्यूशन होता है, ये फॉर दियर कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का, वो हमारा टैक्सेबल होगा। लेकिन टैक्सेबल का कौन सी अमाउंट होगी? सारी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। जो अमाउंट हमारी उस एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर जाएगी वो टैक्सेबल होगी। एग्जाम्पशन लिमिट क्या है? 1.5 लाख और 1/10 ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस विच एवर इज लोअर। अब उसने फंड बताया 35,000 और 36,000 दोनों का। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द प्रोविडेंट फंड, ये आ गया इंटरेस्ट फॉर द ईयर। इंटरेस्ट फॉर द ईयर, हमने इसकी भी एग्जाम्पशन पड़ी हुई है। तो क्या किया उसने? इंटरेस्ट रेट फॉर द इनकम क्रेडिट टू द प्रोविडेंट फंड इज 16% इन द केस ऑफ मिस्टर असद। मिस्टर असद का ये जो 1 लाख है ये 16% पर आया, एंड 20% इन द केस ऑफ मिस्टर आलमगीर। इसका मतलब ये जो 45,000 आया ये आया है 20% के साथ। ये डाटा लिख लिया। मिस्टर असद इज एक्सपेक्टिंग हिज रिटायरमेंट इन 2022 वेयर एज मिस्टर आलमगीर इज एक्सपेक्टिंग हिज रिटायरमेंट इन 2023। ये रिटायरमेंट की बात है, ये हमारे टैक्स ईयर में आ ही नहीं रही है। और जिस ईयर में वो रिटायर हो गए उस ईयर में क्या होगा? उनको अक्यूमुलेटिव बैलेंस मिल जाएगा। वो अक्यूमुलेटिव बैलेंस क्या होगा? इसके लिए एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट क्यों होगा? क्योंकि ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, इसमें साथ साथ टैक्सेबल में ऐड करते हैं। और जब रिटायरमेंट पर टोटल बैलेंस मिलता है तो वो बैलेंस क्या होता है? हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब उसने क्या कहा?
कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ द एम्प्लॉइज फॉर द टैक्स ईयर 2021 के लिए हमने कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले उसकी सैलरी दी गई थी 2,40,000 और 3,20,000, दोनों को हमने एज इट इज ले लिया, इसमें कोई मसला नहीं। अब नेक्स्ट क्या है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के ऊपर क्या था हमारे पास, हमने कहा जो हमने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा कंट्रीब्यूशन, उसका क्या करना है, जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है एक्चुअल लेस क्या करना है हमने, एक था फिक्स अमाउंट ₹1.5 लाख 1,50,000, और दूसरा था 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। अब इस क्वेश्चन में डीएनएस अलाउंस नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसका 10% होता बेसिक सैलरी आ जाएगा, इसमें दूसरा अलाउंस नहीं आएगा। अब क्वेश्चन के ऊपर जाता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, ये सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसने बताया हुआ। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करता, मतलब इधर लिखा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड टोटल कंट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, ये 35,000 फिर एम्प्लॉयर दोनों का होना था, और हमें एम्प्लॉयर का चाहिए था, हमने इसको हाफ कर दिया। लेकिन यहां पर उसने स्पेसिफाइड कर दिया, उसने बता दिया कि 35,000 सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब इसको हमें हाफ करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज को लाजमी देखना है, वो टोटल कंट्रीब्यूशन बता रहा है या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बता रहा है। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बता रहा है तो एज इट इज ले लेंगे, अगर टोटल कंट्रीब्यूशन बताएगा तो उसमें हाफ एम्प्लॉय का है हाफ एम्प्लॉयर का। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 35,000 का एक्चुअल, वो मैंने लिख लिया। फिक्स था 1.5 लाख, और 10% ऑफ द बेसिक सैलरी कितना है, बेसिक सैलरी इस क्वेश्चन के अंदर 2,40,000 था, और उसका डीएनएस अलाउंस है ही नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई में 1/10 करेंगे, वो आ गया 24,000। इन दोनों में से लोअर क्या है, 1.5 लाख या 24,000, तो आंसर इज 24,000 इज लोअर, तो हम 24,000 तक की हमें एक्सम्पशन मिल जाएगी। जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 11,000 रुपीज की, ये हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगी, किसकी, मिस्टर असद के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के अंदर, ये उसने किया है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर 11,000। इसी तरह मिस्टर आलमगीर को देखेंगे, मिस्टर आलमगीर का कंट्रीब्यूशन कितना है, अगर इसी को मैं इधर साथ कर लूं बताने के लिए, मिस्टर आलमगीर का कंट्रीब्यूशन है 36,000 का। ठीक है, फिक्स अमाउंट एग्जम्पशन के लिए कितनी है, 1,50,000 और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी। अब 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी कितनी है, मिस्टर आलमगीर की बेसिक सैलरी है 3,20,000, तो इसका 1/10 लेंगे, 1/10 ऑफ 3,20,000 दैट इज 32,000 रुपीज। तो विच एवर इज लोअर, 32,000 लोअर है, तो 36 में से 32,000 की एग्जम्पशन हो जाएगी, जो पीछे 4,000 बचा आपका, ये टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा मिस्टर आलमगीर की अंडर द हेड ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। यस नहीं किया। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं, मिस्टर आलमगीर का इंटरेस्ट लेते हैं कितना है, 45,000, और किस रेट से इंटरेस्ट मिला, 20% के हिसाब से। यहां उसने अक्यूमुलेटिव बैलेंस नहीं दिया, यहां उसने क्या कहा, 45,000 इंटरेस्ट मिला है, 20% इंटरेस्ट रेट था, तो उस सूरत में क्या है, जो इंटरेस्ट की एग्जम्पशन है या इंटरेस्ट जो हमारे फॉर द ईयर टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा, उसके लिए क्या, एक्चुअल इंटरेस्ट जो हमें मिला है, एक्चुअल इंटरेस्ट क्रेडिटेड वो है 45,000 रुपीज, ये मैं इधर लिखता हूं। अब है टैक्सेबल है, लेकिन इसके अंदर एग्जम्पशन अवेलेबल है। एग्जम्पशन क्या है, हायर ऑफ, इधर है हायर ऑफ, हायर ऑफ नंबर 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, इसमें डीएनएस अलाउंस है नहीं, तो बेसिक सैलरी का ही 1/3 ले लेंगे, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर आलमगीर की बेसिक सैलरी है 1,20,000, तो इसका 1/3 क्या होगा हमारा, 1/3 होगा, एक मिनट सरीलाल, वो चाहिए मुझे,
इसका 1/3 होगा 3,20,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1,06,667 रुपए, ठीक है। और 16% ऑफ accumulative balance of provident fund whichever is high। अब इस केस के अंदर उसने प्रोविडेंट फंड की अमाउंट नहीं बताई। अब क्वेश्चन ये है, हमने एक्यूमुलेटिव प्रोविडेंट फंड कहां से है, लेकिन उसने इस क्वेश्चन के अंदर ये बता दिया है जो फॉर द ईयर इंटरेस्ट हमें मिला है वो मिला है 45,000 का, और किस रेट से मिला है ये 20%। अगर हम इस 45,000 की कैलकुलेशन को देखें ये कैसे निकला होगा, ये निकला होगा क्यूमुलेटिव बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 20% इज इक्वल टू 45,000। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटिव बैलेंस यहां से हम निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव बैलेंस इज इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाय 20%। तो वो आ जाएगा 45,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो हमारे पास 2,25,000। तो क्या अब ये निकल सकता है इसका आंसर आ गया 2,25,000। तो क्या निकल सकता है 16% ऑफ 2,25,000। तो ये क्या आंसर आएगा, लेते हैं 36,000। अब एग्जम्पशन है हायर ऑफ 1/3 और 16%। हायर क्या है 1,06,667। तो क्या करेंगे हम 1,06,667 को एक्सेप्ट कर देंगे, तो नेट क्या बचा, नील। नथिंग विल बी एडेड इन टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2021 in respect of interest on provident fund for मिस्टर आलमगीर। इसी तरह मिस्टर असद का आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर सबके लिए बेटा? जी अली ख्वाजा, जी अली, ओके। कल आपको होमवर्क में कुछ चीजें दी गई थी पढ़ने के लिए। एक था एनओटी, एक था सुपरएनुएशन फंड, बेनेवोलेंट फंड, और एक था अदर बेनिफिट्स। ये 3-4 चीजें थी आपको जो घर से पढ़ने के लिए दी। जो बेनेवोलेंट फंड है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट, benevolent grant paid from the benevolent fund to the employees or member of their family in accordance with the provision of Central Employee Benefit Benevolent Fund and Group Insurance Act। ये एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है जो रजिस्टर्ड है, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है उसको बेनेवोलेंट फंड के हवाले से कोई ना कोई अमाउंट दी जाती है। वो मे बी आफ्टर द रिटायरमेंट भी हो सकती है, मे बी ड्यूरिंग हिज जॉब, अगर वो पर्सन एलिजिबल नहीं है या उसका कोई अपने किसी भी चिल्ड्रन की एजुकेशन फीस नहीं दे सकता तो बेनेवोलेंट फंड की शक्ल में उन्हें मिल जाती है, या उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को बेनेवोलेंट फंड में से कुछ ना कुछ सपोर्टिंग अमाउंट मिल जाती है। ये भी एक किस्म का फंड है। तो ये फंड के अंदर अगर किसी भी एम्प्लॉय को कुछ भी अमाउंट मिलती है तो वो अमाउंट क्या होगी, हमारे लिए एग्जेम्प्ट होगी, वो टैक्सेबल नहीं है। ये है बनाओ। अब इसका मतलब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर मैक्सिमम ये आएगा रुपीज 1,50,000 मिस्टर रजा रिसीव 1,50,000 फ्रॉम बेनेवोलेंट फंड फॉर द टैक्स ईयर 2021। तो हम क्या लिखेंगे, इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। जहां टैक्सेबल सैलरी लिखेंगे वहां लिखेंगे बेनेवोलेंट फंड 1,50,000 एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल में ऐड नहीं करना है। ये उसके हवाले से। नेक्स्ट आ गया सुपर एनुएशन फंड। अब ये भी फंड एम्प्लॉयर की तरफ से बनाया जाता है, जिसको रजिस्टर्ड भी करवाया जाता है। रजिस्टर्ड कहां से करवाया जाता है, कमीशन से अप्रूव किया जाता है। इस फंड का काम क्या है, इसमें एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन देता रहता है किसी एम्प्लॉय के हवाले से, या एक अपना फंड या इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है। जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है
उसके डेथ होने के बाद क्या किया जाता है, उसकी फैमिली मेंबर्स या किसी भी चिल्ड्रन या जो भी उनके लीगल हायर्स है उनको एज अ हेल्पिंग अमाउंट या सपोर्टिंग के सूरत में इस फंड में से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की फैमिली को पेमेंट करता है। ये जो होता है ये भी फंड क्या है हमारे लिए, एग्जेम्प्ट है। क्या है, एग्जेम्प्ट। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर, अगर तो एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसकी फैमिली, लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसके डिपेंडेंट थे उनको मिलता था तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर इसके अलावा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इसकी पेमेंट कर देता है ड्यूरिंग हिज लाइफ, तो वो जो पेमेंट होगी वो पेमेंट सारी की सारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल है, जो कि इस पॉइंट के अंदर उसने बताई। इसका मतलब इसमें आगे दो चीजें, अगर तो ड्यूरिंग द लाइफ मिला है तो वो क्या हो जाएगा, सारे के सारे टैक्सेबल। वेयर एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज रीपेड, रीपेड का मतलब वापस किया गया। अब इसके अंदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपको याद होगा हमने प्रोविडेंट फंड में पढ़ा था एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इस फंड के अंदर सिर्फ एम्प्लॉयर कर रहा है और उसी का इंटरेस्ट है, एम्प्लॉय कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये एक फंड की अरेंजमेंट बाय द एम्प्लॉयर है फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज। अब इस रिपेड टू एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को वापस दिया जाता है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उसकी जिंदगी के अंदर, इन सर्कमस्टेंसेस अदर देन दोज रेफर्ड टू इन क्लास 25 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सेकंड स्केड्यूल। ये स्केड्यूल्स है कुछ आपके जो कि इस हवाले से उसने बताया, टैक्स ऑन द अमाउंट सो रीपेड शैल बी डिडक्टेड बाय द ट्रस्टी एट द रेट एप्लीकेबल टू द ईयर ऑफ विड्रॉल। तो ये क्या हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। टैक्स डिडक्ट से मुराद क्या है, जब एम्प्लॉयर या उस फंड में से एम्प्लॉय को पेमेंट करेंगे ड्यूरिंग हिज लाइफ, तो लेट उसने पेमेंट की है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पेमेंट किया तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स उसी वक्त काट करके उसको पेमेंट कर देगा और वो जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्टेबल होगा। लेकिन अगर आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय उसके लीगल हायर्स को रीपेमेंट होती है, रीपेमेंट से जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया वो उसमें से उसको पैसे दिए जाते हैं, तो वो क्या होगा, वो बच्चे हमारे लिए एग्जेम्प्ट होगा। अब हमने बेनेवोलेंट फंड पढ़ा, एग्जेम्प्ट। सुपर एनोएशन फंड पढ़ा, उस दो तरह के है, डेथ के ऊपर मिलेगा लीगल हायर्स को तो एग्जेम्प्ट है, उसकी लाइफ टाइम के अंदर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और नंबर थर्ड इसमें आता है एनओटी फंड। एनओटी फंड क्या होता है, ये एम्प्लॉय कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट या इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो उससे क्या होता है, हमने कोई 3 4 5 साल अपना फंड उसके अंदर पर मंथ जमा करवाना होता है और उसके बाद अगर लेट अज्यूम करें हमने 10 साल के लिए कुछ जमा करवाया या एक फिक्स अमाउंट जमा करवा दी, आफ्टर 10 ईयर या आफ्टर 20 ईयर जब हम रिटायर हो जाएंगे या हम अपनी जॉब छोड़ देंगे तो उस फंड से हमें हर महीने जिस तरह पेंशन मिलती है उस तरह एक फिक्स अमाउंट मिलती रहती है, दैट इज एनओटी फंड। अब एनओटी फंड के अंदर एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल से मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है किसी भी कंपनी के साथ। दूसरा नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकता है। नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल से मुराद क्या है, मैं जॉब छोड़ता हूँ, मेरा एम्प्लॉयर कहता है मैं तुम्हें एनओटी पेमेंट दूंगा हर मंथ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था लेकिन उसने पेमेंट देनी शुरू कर दी वॉलंटरियली अपनी मर्जी से, तो बेशक वो वॉलंटरियली मिले या वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो प्रॉपर, दोनों सूरत में जो एनओटी की पेमेंट होगी वो हमारे लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट जो उसने टैक्स क्रेडिट वाली ये लाइन लिखी है इसको जस्ट हमने पढ़ना है, टैक्स क्रेडिट को अभी हम नेक्स्ट जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एनओटी वाला टैक्स क्रेडिट जो है ये आपके सिलेबस में मतलब आएगा जब तो उस हवाले से डिस्कस कर लिया जाएगा, लेकिन अभी इसको मैं फिलहाल यहां से नेक्स्ट इसको हमने छोड़ देना है, यहां से लेके यहां तक अभी इसको डिस्कस नहीं। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? ओके अब इसमें लास्ट जो होमवर्क दिया था अदर बेनिफिट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। हमने इससे पहले काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे थे कि एम्प्लॉय को मेडिकल अलाउंस मिल गया, मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, ये मिल गया वो मिल गया, एम्प्लॉय का बेनिफिट हो गया, एम्प्लॉय का बेनिफिट हो गया तो टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दो। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें कुछ लिस्ट ऐसी दी गई है जिसमें एम्प्लॉय का बेनिफिट तो होता है लेकिन वो एग्जेम्प्ट है,
उसके अंदर हम टैक्सेबिलिटी की बात नहीं करेगी, उसके टैक्सेबल प्रॉफिट में कोई चीज ऐड नहीं की जाएगी। उसमें नंबर 1 क्या, फ्री और सब्सिडाइज फूड provided by the hotels and restaurant to its employees during duty hours. Very important thing. इसमें होटल और रेस्टोरेंट्स एम्प्लॉयर जो या होटल वाला होगा या रेस्टोरेंट होगा। फॉर एग्जांपल टिप्स वाले, मैं जॉब कर रहा हूँ टिप्स के अंदर, टिप्स मुझे क्या करता है, दोपहर को सब्सिडाइज फूड या फ्री फूड प्रोवाइड करता है, सब्सिडाइज या फ्री फूड प्रोवाइड करता है। लेकिन ये सब्सिडाइज या फ्री फूड जो हमें प्रोवाइड किया जाता है ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि टिप्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, टिप्स होटल या रेस्टोरेंट इंस्टीट्यूट नहीं है, और उसकी ड्यूटी आवर्स के अंदर प्रोवाइड किया जाए। लेकिन अगर दूसरी साइड पर बजाय मैं पीसी होटल में एज अ वेटर या कोई भी मैनेजर डायरेक्टिंग के तौर पर वर्क कर रहा हूँ और लंच के टाइम वो हमें फ्री या सब्सिडाइज फूड दे रहे हैं, तो वो फ्री या सब्सिडाइज फूड जो कि ड्यूटी आवर्स के अंदर मिल रहा है वो हमारे लिए क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। उसके लिए जरूरी है एम्प्लॉयर होटल या रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहा हो। लेकिन अगर अदर देन ड्यूटी आवर्स में मिलता है, मतलब मेरी ड्यूटी आवर्स है सुबह 8 से शाम 5 बजे तक, और मैं रात को फैमिली के साथ होटल में चले जाता हूँ और उस फैमिली के होटल में जाके अपना पार्टी एंजॉय करता, तो वो मुझे फ्री कर दिया जाता है, तो वो मेरे लिए टैक्सेबल रहेगा, ये माफ नहीं होगा। नंबर 2, फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉयज। मतलब सर आरिफ यहाँ पर पढ़ा रहे हैं टिप्स कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, सर आरिफ के बेटे या बेटी या कोई भी अगर कोई इधर एडमिशन लेता है तो उसको फ्री या सब्सिडाइज या मतलब डिस्काउंट ज्यादा या फ्री में कोई भी अगर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो वो भी हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं होगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है एम्प्लॉयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहा हो बिजनेस का। और इन अदर टाइम मैं एम टैक्स में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, एम टैक्स में वर्क कर रहा हूँ, मेरा कोई फैमिली मेंबर या चिल्ड्रन किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, एमटेक्स वाले उसकी पेमेंट कर रहे हैं या मुझे फ्री में वहां से पढ़ा रहे हैं, तो वो मेरा बेनिफिट होगा, टैक्सेबल इनकम में ऐड होगी, जब तक अनटिल अनलेस एम्प्लॉयर जो सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ना वर्क कर रहा हो, हमें ये डायरेक्शन अलाउ नहीं। नंबर 3, फ्री और सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल और क्लिनिक टू एम्प्लॉय। इसी तरह हमने एक मेडिकल अलाउंस पढ़ा, मेडिकल अलाउंस के मेडिकल पढ़ा, मेडिकल के अंदर 2 चीजें पढ़ी, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी। इन दोनों के अंदर हमने डिटेल पढ़ी कैसे कैसे टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है अगर एम्प्लॉयर को बेनिफिट दे। लेकिन अगर एम्प्लॉयर का काम ही मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, लेट अज्यूम करें अब्बा हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं और अब्बा वाले मुझे फ्री ट्रीटमेंट दे देते हैं या मुझे कंसेशनल ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो वो वाला मेरे लिए एग्जेम्प्ट होगा। इसके लिए जहां भी ये 3 की 3 शर्तें आई, यहाँ एक चीज ध्यान में रखिए, जो उनका एम्प्लॉयर का बिजनेस है ना, वो बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट है। मेडिकल फैसिलिटी या तो एम्प्लॉयर का बिजनेस क्या है, हॉस्पिटल या क्लिनिक। फूड की मिली है एग्जेम्पशन तो होटल या रेस्टोरेंट। एजुकेशन की मिली है तो एम्प्लॉयर का बिजनेस क्या होना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और नंबर 4, एनी अदर पर्पसेस for which employer does not have to bear any marginal cost। मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब है कि अगर वो एम्प्लॉय बेनिफिट ले लेता है एम्प्लॉयर से, तो एम्प्लॉयर को कोई उसका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं पड़ा, एम्प्लॉयर को उसका कुछ भी पे करना नहीं पड़ा, तो ऐसी पर्पसेस भी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी हमारे लिए। लेकिन वो पर्पसेस किससे उन्हें नोटिफाई बोर्ड मतलब एफबीआर ने उसको नोटिस के अंदर बताया हो। एक इसकी छोटी सी वैसे एग्जांपल में मेडिकल अलाउंस के हवाले से लेट अज्यूम करें टिप्स ने अपने एम्प्लॉयज के लिए मेडिकल अलाउंस के हवाले से कोई कैश नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही, उसने क्या किया, उसने कि इंश्योरेंस से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और इंश्योरेंस वालों को प्रीमियम पे कर रही है हर साल, मतलब हर माह उसने 1 लाख रुपए टिप्स इंश्योरेंस को पे कर रही है। उसके सारे एम्प्लॉयज बीमार हो जाए, उसका एक एम्प्लॉय बीमार है, उसका कोई बीमार ना हो, वो उसने अपना प्रीमियम पे करना ही करना है। अब इस सूरत में क्या होता है, अगर एम्प्लॉय बीमार हो जाता है, बीमार होने की वजह से वो हॉस्पिटल में जाता है, अपना इलाज करवाता है, वहां से बिल लेके वो बिल रीइंबर्स करवाता है। एक्चुअली इस पोजीशन पर बिल एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहा, वो बिल कौन पे कर रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनी वाले जिनको वो प्रीमियम पे कर रहा है वो उनको बिल पे कर रहा है।
तो ऐसी सूरत में क्या होगा, वो जो हमारी मेडिकल की रीइंबर्समेंट है वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई मार्जिनल कॉस्ट हमारे एम्प्लॉयर के ऊपर बॉन्ड नहीं होती। अगर वो मुझे बिल ना भी देता तो ना ही एम्प्लॉय ने मुझे बिल दे दिया, उसकी जेब से नहीं गया, एम्प्लॉय कहते हैं एम्प्लॉयर ने मुझे वो बिल रीइंबर्स कर दिया, उसकी जेब से रीइंबर्स नहीं है, उसने इंश्योरेंस वालों से लिया। अगर वो रीइंबर्स ना भी करता तो एम्प्लॉयर का फिर भी कोई पैसा नहीं जाना था। तो ऐसी कॉस्ट जिसमें कोई मार्जिनल एक्सपेंस नहीं होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चे, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जी सुहेब बाजवा। सर इंश्योरेंस प्रीमियम वाले फिर कोई स्पेसिफाई करेंगे हॉस्पिटल वगैरह की यहाँ से ही आपने इलाज करवाना है अपने? हाँ, वो एक नेक्स्ट प्रोसीजर है, वो वहां से स्पेसिफाई होगा, क्योंकि इंश्योरेंस वालों ने स्पेसिफाई किया होता है इस हॉस्पिटल या यहाँ से गाड़ी का वो करना है तो हम आपको रीइंबर्स कर देंगे। उस पैसे तब वो जैसे कुछ जी कुछ वो इलाज होते हैं वो जो बहुत महंगे होते जी हैं, जी कैंसर वगैरह के, तो वो अगर उस हॉस्पिटल से ना होते हो तो? फिर नहीं करवा सकते। ये तो बेटा आपका प्रॉब्लम आ गया ना, ये तो आ गया उसकी एप्लीकेशन का। हम ये यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे कि अगर वहां से हॉस्पिटल से इलाज नहीं होते तो हम कहाँ से इलाज करवाएं, ये तो उसकी पॉलिसी की बात है ना। अगर वो बाहर से इलाज करवाता है, उसके रेलेवेंट हॉस्पिटल से नहीं है और इंश्योरेंस प्रीमियम वाला रीइंबर्स नहीं करता, एम्प्लॉयर खुद से रीइंबर्स करता है अपनी जेब से, फिर तो बेनिफिट हो गया। क्लियर? जी सर। हाँ, ओके। ये तो कंपनी पॉलिसीज है ना, आप किसके साथ इंश्योरेंस कर रहे हैं, ये बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता, या हमें ये बीमारी होगी इसका इलाज मिल जाएगा, या इसके रेलेवेंट मार्जिन, ये हमारी डिस्कशन नहीं है। हमारी डिस्कशन ये क्या वो बेनिफिट है या नहीं है, टैक्सेबल इनकम में ऐड करना है या नहीं करना, वो ऑपरेट कैसे करती है, वो किसका काम है, वो कंपनी का अपने इंटरनल डिसीजन है, या वो जो दूसरी हमारी कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, उसका डिसीजन, वो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। Any other question? कोई क्वेश्चन? ओके, ये थी वो जो मैंने होमवर्क के तौर पर आपको चीजें दी थी, जो आपने घर से काम करना है डिस्कशन के लिए। एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टॉपिक है हमारा, वो है पेमेंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या इसको हम ये भी कह सकते हैं गोल्डन शेक हैंडशेक पेमेंट, हैंड शेक पेमेंट। ये है क्या? आपको याद होगा कुछ 5-10 साल पहले पीटीसीएल गवर्नमेंट ऑन कंपनी थी, पीटीसीएल को प्राइवेट किया गया। जब पीटीसीएल प्राइवेट हुई तो उसके बाद क्या हुआ, पीटीसीएल से एम्प्लॉयज को निकाला गया, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव एम्प्लॉयज थे। अब जो एक कंपनी वर्क कर रही होती है, एक उसका नाम होता है, गुडविल बनी होती है मार्केट के अंदर, वो एम्प्लॉयज को रिडंडेंस एम्प्लॉय का मतलब वो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज जो जिसको उन्होंने निकालना तो उनको इस तरह ही नहीं निकाल देते। उसके लिए क्या करते हैं, वो कोई ना कोई एक स्कीम लेके आते हैं, या स्कीम के अंदर क्या होता है अल्टीमेटली, या वो स्कीम लेके आते हैं, या नंबर 2 वो क्या देते हैं, कंपनसेशन। कंपनसेशन से मराद क्या है, जब एम्प्लॉय को इस तरह एक टाइम गुजर गया होता है, उसको निकाला जाता है, तो उसको उस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कोई कंपनसेशन के तौर पर अमाउंट दी जाती है, ताकि वो कहीं और जाके एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सके। या इन अदर हैंड वो जो स्कीम है, उस स्कीम के अंदर ऑप्शन होती है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने चाहता है कि वो जाना, वो जा सकता है, वो इस स्कीम को क्या कर ले,
अडॉप्ट कर ले, उस स्कीम को अडॉप्ट करने का फायदा क्या है? उस स्कीम को अडॉप्ट करने का ये फायदा नहीं उसको कहीं और जॉब मिल जाएगी। उस स्कीम में क्या है, उन्होंने डिफाइन किया होता है जिस पर्सन को इतने साल हो गए जॉब करते हुए, अगर वो जाना चाहे तो उसको इतनी अमाउंट एज अ गोल्डन शेक एंड पेमेंट पे की जाएगी। अब स्कीम देने का मकसद क्या है? स्कीम देने का मकसद ये होता है, यहाँ पर एम्प्लॉइज की चॉइस आई होती है, जो एम्प्लॉइज चाहे उस स्कीम को अडॉप्ट करे, अडॉप्ट करने के बाद कंपनी छोड़ के चले जाए और उसके अगेंस्ट कंपनी को क्या कर दे, गोल्डन शेक हैंड पेमेंट दे देती है, उसको एक अमाउंट पे की। और अगर वो स्कीम ना दे, वो कंपनी खुद इंडिविजुअल पर्सन को अनएम्प्लॉय करे, तो उस सूरत में वो उसके अगेंस्ट क्या दे देती है, कंपनसेशन दे देती है। इसका मतलब दोनों सूरतों में अमाउंट नहीं। अब ये अमाउंट इन एडिशन टू सैलरी है, इन एडिशन टू सैलरी है, इसको हम प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी भी में भी पढ़ के आया है, गोल्डन शेक हैंड पेमेंट्स या टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब इसका ये है हमारा बेनिफिट है। अगर बेनिफिट है तो इसको टैक्सेबल इनकम में ऐड करना होना है और टैक्सेबल इनकम में ऐड ही किया जाएगा। अब क्या इस अमाउंट के अंदर कोई एग्जम्पशन अवेलेबल है? आंसर इज नो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें गोल्डन शेक हैंड पेमेंट एक कंपलसेशन फॉर टर्मिनेशन 10 लाख मिली है, ₹10 लाख मिली है, तो 10 लाख का 10 लाख क्या होगा, हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। इसमें कोई एग्जम्पशन कोई चीज हमें अवेलेबल नहीं। लेकिन यहां पर एक पॉइंट अराइज हुआ। पॉइंट ये था, एम्प्लॉयज कह रहे थे, लेट एक डिस्कशन करते हैं। एम्प्लॉयज की टोटल एनुअल सैलरी थी, लेट एनुअल सैलरी थी लेट 6 लाख। अदर अलाउंसेस फॉर द टाइम बिंग अज्यूम करे कुछ भी नहीं था, कॉन्सेप्ट समझना आपने। एनुअल सैलरी थी 6 लाख, उसको ये कंपलसेशन या गोल्डन शेक हैंड पेमेंट मिली 10 लाख की, और उसने इसमें 10 लाख ये ऐड कर दिया। अब अगर टोटल किया जाए तो उसकी टैक्सेबल सैलरी क्या होगी, 16 लाख। बिल्कुल ठीक, ला ने कहा बिल्कुल ठीक किया। लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयज ने कहा क्योंकि ये हमें कंपलसेशन के तौर पर अमाउंट मिली है, ये हमें गोल्डन शेक हैंड की टर्म्स के तौर पर हमें पेमेंट मिली है, तो इस सूरत में जब हमारी टोटल इनकम इंक्रीज हुई तो इसका नुकसान क्या हुआ, जब अमाउंट टोटल इनकम की इंक्रीज होती है तो अल्टीमेटली जो हमारा रेट का स्केड्यूल है उस वो हमारी इनकम हायर रेट पे चले जाती है। हायर रेट के ऊपर, हायर रेट से मुराद क्या है, मतलब मैं भी अगर 6 लाख पर इनकम निकालते वो रेट लगता 5%, लेकिन क्योंकि अब हो गई 16 लाख तो अब इस पर रेट लगेगा मे बी 10 या 12%, जो भी स्केड्यूल के अंदर दिया गया हुआ है। तो इस हवाले से टैक्स वालों ने यहां पर टैक्स पेयर को ऑप्शन दे दिया, टैक्स पेयर को ऑप्शन दे दिया। अब तक जितनी डिस्कशन हुई, इस डिस्कशन के अंदर एक सबसे जरूरी है, यहाँ एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है, मतलब टोटल की टोटल अमाउंट ही टैक्सेबल इनकम में आनी है। लेकिन यहाँ ऑप्शन किस हवाले से दिया गया, ऑप्शन दिया गया टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के हवाले से। क्या किया, ऑप्शन मिला है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के हवाले से। एक ऑप्शन क्या दिया गया कि नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ले। नॉर्मल से मुराद क्या है, आप उसको अपनी इनकम में ऐड करें, बाकी इनकम में जो टोटल इनकम बने उस टोटल इनकम पर टैक्स ले ले, जो हम नॉर्मली करते हैं। अगर ये मैं ऑप्शन ना बताता तो हमने यही करना था, हमने इनकम में ऐड करना था, टोटल इनकम निकालनी थी और उस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर देनी। ये तो वही एक नॉर्मल केस हो गया जो हम कैलकुलेट करते हैं, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर। दूसरा ऑप्शन क्या कहा टैक्स वालों ने, दूसरा ऑप्शन कहा, उन्होंने कहा जो गोल्डन शेक हैंड पेमेंट मिली है या कंपलसेशन टर्मिनेशन मिली है उसको रेट लगाने के लिए इंक्लूड ना करो। इसका मतलब जो मैंने एग्जांपल दी थी उस एग्जांपल में हमारे पास 16 लाख की टोटल इनकम 16 लाख रहेगी, लेकिन जब हम रेट लगाने लगेंगे, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने लगेंगे, हम क्या करेंगे, 16 लाख को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे।
6 लाख वो इनकम है जो हमारी नॉर्मल है, इस 6 लाख के ऊपर क्या करेंगे, नॉर्मल टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल टैक्सेबिलिटी। और पीछे जो हमारे पास बच गया 10 लाख जो कि गोल्डन शेक हैंड पेमेंट है, ये भी टैक्सेबल है, इस पर भी टैक्स लगेगा। इस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए टैक्स वाले ने कहा इसके ऊपर लगा लो एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। व्हाट इज मींट बाय एवरेज रेट ऑफ टैक्स? अब एवरेज रेट से मरा क्या, फाड़ दिया एवरेज, पिछले साल का एवरेज या पिछले 10 साल का एवरेज? तो लॉ ने इसको मजीद क्लैरिफाई किया, एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना है फॉर प्रोसीडिंग 3 इयर्स, फॉर प्रोसीडिंग 3 ईयर, मतलब पिछले 3 सालों का, अगर 2021 में है, 2020, 2019 और 2018, इन 3 सालों का एवरेज रेट ऑफ टैक्स कर लो। अब इन 3 सालों का एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट कैसे करना वो हम डिस्कस करते हैं अभी। हम अब क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, वो आपको 2017, 18, 19, 20, 21 सारा डाटा दिया होगा, लेकिन क्योंकि हम 21 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमने उनमें से सिर्फ 3 इयर्स का लेना, प्रोसीडिंग 3 इयर्स। वो कौन से आएगा, 20, 19 और 18, उससे पिछले वाला डाटा हमारे लिए इनरेलेवेंट होगा। अब होगा क्या, जो गोल्डन शेक हैंड पेमेंट है 1 मिलियन, उसके ऊपर हम एवरेज रेट के साथ टैक्स निकालेंगे। हम लिखेंगे 10 लाख मल्टीप्लाई बाय जो एवरेज रेट आ गया, एवरेज रेट। ये रेट कैलकुलेट करना है, डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां से भी हमारे पास क्या आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी ऑन गोल्डन शेक हैंड पेमेंट। अगर मैं इंप्लॉय की टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑप्शन 2 के अंदर करूं, एक टैक्स लायबिलिटी तो वो 6 लाख इनकम पर आ गई, नंबर 1 यहां से। दूसरी टैक्स लायबिलिटी ये एवरेज रेट से यहां पर आ गई। इसका मतलब अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल होगी हमारी 1 + 2, ये वाली और ये वाली टैक्स लायबिलिटी करेंगे तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब एज ए एम्प्लॉय या एज ए टैक्स पेयर, ये एफबीआर या लॉ ने हमें 2 ऑप्शन दी, या इस तरह कैलकुलेट कर लो या एक नॉर्मल कैलकुलेट कर लो, मतलब टोटल पर ही लगा दो। अगर हमारे पास ऑप्शन है तो अल्टीमेटली हम कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे? एज अ टैक्स पेयर मैं हमेशा उस ऑप्शन को ही प्रेफरेंस दूंगा जिसके अंदर मुझे टैक्स लायबिलिटी कम लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऑप्शन 1 से भी टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा अपनी, ऑप्शन 2 से भी टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा, और इन दोनों को कंपैरिजन करूंगा, जिसके अंदर कम टैक्स लायबिलिटी लगेगी मैं उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूंगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा एक्सरसाइज होना है, जिसमें टैक्स लायबिलिटी कम होगी। क्लियर? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन एवरेज रेट के ऊपर में आता हो? अब एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा इसमें, एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट, वो क्वेश्चन के अंदर आपको डाटा देगा। अब अल्टीमेटली अगर हमने एवरेज रेट निकालना है तो एवरेज रेट कैसे निकलता है? अब लेट एक मैं वो पहले आपको बच्चों वाली एग्जांपल जो हम करते हैं, हम कहते हैं हमने 5x परचेज किए, वही जो हम बचपन में 1, 2 में सीखते हैं, 5x परचेज किए 10 रुपए के हिसाब से, और हमने 5x परचेज किए फिर 12 रुपए के हिसाब से, एवरेज रेट क्या होगा? हम करते हैं, ये आ गया 50 और यहां लगे हमारे 60 रुपए, 50 + 60 कितना आ गया, टोटल पैसे लगे 110, और हमारी क्वांटिटी क्या थी 10, तो मैंने यहां से एवरेज रेट निकाल लिया 11 रुपीज, जो हम बचपन में करते हैं। इसी तरह क्या होगा इसके अंदर, अगर हमने एवरेज निकालना है टैक्स रेट, तो जो हमें पिछले सालों में अल्टीमेटली एवरेज रेट कैसे निकलेगा, जो पिछले साल में टैक्स लगा वो टैक्स किस इनकम पर लगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर वो डाटा बताएगा, लेट टैक्स ईयर 2020, 2021, सॉरी 2019 आएगा, उसमें इस तरह डाटा देना है 2019, 20,
18, 20, 70 और साथ वो टेबल दे दे टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। ये पिछले सालों का डाटा देगा हमें। वो कहेगा 2020 के अंदर टैक्सेबल इनकम थी 15 लाख और टैक्स लायबिलिटी थी हमारी उसमें लेट 70,000। 2019 में इनकम थी 12 लाख और टैक्स लायबिलिटी थी हमारी 60,000 और 2018 के अंदर हमारी इनकम थी 16 लाख और टैक्स लायबिलिटी थी हमारी उस वक्त 75,000 और 2017 के अंदर वो कहता है हमारी इनकम थी 10 लाख और टैक्स लायबिलिटी थी हमारी 50,000। अब अगर हमने एवरेज रेट ऑफ टैक्स लेना है तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स के लिए हम क्या करेंगे, अपना बचत लास्ट 3 इयर्स की इनकम भी ले लेंगे, लास्ट 3 ईयर की हम क्या करेंगे टैक्स लायबिलिटी। इंपॉर्टेंट चीज लास्ट 3 ईयर। अब यहाँ डाटा दिया 4 इयर्स का, हम 2020 का लेंगे, 2019 का लेंगे, 2018 की, लेकिन ये जो 2017 है ये हमारे लिए इनरेलेवेंट है, हमने इसको इंक्लूड नहीं करना। तो कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका, लास्ट 3 ईयर की इनकम को क्लब कर लो, जमा कर लो और लास्ट 3 इयर्स की टैक्स लायबिलिटी को जमा कर दो और इनको डिवाइड कर दो तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे 70,000 प्लस 60,000 प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख प्लस 12 लाख प्लस 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ रेट आ जाएगा हमारे पास। ये कर दिया हमने। हम तो ये फौरन क्या करेंगे, हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चे। तो ऊपर हमारे पास जो आंसर आ गया 2,05,000 डिवाइडेड बाय 4.3 मिलियन मतलब 43 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा अब वो आ गया 4.76%। इस तरह हम एवरेज रेट कैलकुलेट करेंगे और इस एवरेज रेट को ऑप्शन 2 के अंदर अप्लाई करेंगे। ऑप्शन 1 वही नॉर्मल ऑप्शन है, ऑप्शन 2 के अंदर हम सेग्रीगेट कर देंगे अपनी गोल्डन शेक एंड पेमेंट को और नॉर्मल सैलरी को, नॉर्मल को नॉर्मल रेट के साथ लगाएंगे और गोल्डन शेक एंड पेमेंट के ऊपर ये एवरेज रेट लगाएंगे, दोनों को प्लस करके टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे दोनों में से कौन सा लोअर है। जी सुहेब। जी बच्चे। सर अगर उसने टैक्स ईयर 2021 में ही जॉब स्टार्ट की थी तो उसके पास ऑप्शन 2 अवेलेबल नहीं होगा फिर? मतलब उसकी जो पीछे उसके पास डाटा ही नहीं है। अगर उसने जॉब 2021 में ही बेटा उसने किया ज्वाइन और उसी साल उसको निकाल दिया तो मे भी उसको ये मिले ही ना कंपनसेशन फॉर। अगर मिलता है तो अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फॉर एग्जांपल, अगर उसको मिल भी जाता है, अगर उसको मिल भी जाता है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है उसकी जॉब की बात नहीं हो रही। अब आप कहें उसकी जॉब 2021 में फर्स्ट टाइम इंस्टॉल, दैट इज नॉट अ वैलिड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था सर, उसके पिछले 3 साल में भी उसने जॉब 2021 में ज्वाइन की हो, उसकी जो हमारी वो है पिछले 3 सालों की में भी अदर इनकम आ रही है, वो उससे पहले बिजनेस कर रहा हो, इनकम और टैक्स आ सकता है ना उसका। सर अगर वो फ्रेश ही हो, मतलब उसने भी नहीं कभी जॉब की क्वेश्चन थी। ये आया उसका फर्स्ट टाइम 2021 के अंदर ही टैक्सेबल में फॉल किया है सर, 2021 के अंदर ही टैक्सेबल में फॉल किया है, 2021 से पहले कभी उसकी टैक्सेबिलिटी या टैक्सेबल इनकम ही नहीं बनी, टैक्सेबिलिटी या टैक्सेबल इनकम ही नहीं आई, इनकम नहीं बनी। हाँ तो फिर इसका मतलब इस सूरत में सेकंड ऑप्शन अवेलेबल। क्लियर? जी सर। वो जॉब स्टार्ट करना इज नॉट ये वैलिड नहीं है। आप ये कहें उसके 2021 से पहले कभी टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबिलिटी नहीं बनी, 21 के अंदर ही वो टैक्सेबल में फॉल किया, साथ उसको ये गोल्डन शेक एंड पेमेंट मिलेगी। अब सर क्या करेंगे, उस सूरत में ऑप्शन 2 हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसके पीछे कुछ नहीं, ऑप्शन 1 ही हम एक्सरसाइज करेंगे। जी सर। जी रियाम।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर एवरेज रेट कैलकुलेट करते हुए पिछले प्रीसीडिंग 3 इयर्स में किसी इयर्स में लॉस आ जाए तो फिर क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम? तो उस लॉस को इग्नोर कर देंगे, नेट नहीं करना, तो यानी कि हमने फिर बाकी 2 सालों का फिर दो को एवरेज लेके लेना है। जी। यस और कुछ क्वेश्चन किसी का? सर एक और था जी सर, हमने जो ये टैक्स लायबिलिटी लेनी है, ये फाइनल टैक्स लायबिलिटी लेनी है अपने हमने अपनी, या ये फिर जो वो ग्रॉस टोटल टैक्स लायबिलिटी लेनी है हमने अपनी? इसके हवाले से, प्रोसीडिंग ईयर्स के हवाले से यस सर। वो लेनी है जो ग्रोस टैक्सेबिलिटी निकलती है आफ्टर टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट अभी हमने पढ़ना है, जो हमने यस लास्ट सर। टाइम आपको याद हो क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। यस टैक्स सर। वो भी टैक्स एक किस्म का हमने पे किया ना बेटा, वो हमारे ही पैसे गए हुए हैं यस ना, सर। इसलिए हाँ जी जो सर। टैक्स निकलेगा, टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद टैक्स क्रेडिट को अभी हमें डिस्कस करना है, जो टैक्स लायबिलिटी निकलेगी उसके ऊपर वो हमने लेनी है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। शमस, सर लास्ट पे आपने क्या बताया कि ये वाली कैलकुलेशन करके और नॉर्मल सैलरी पे कैलकुलेशन करके फिर वो लोअर वाली बात क्या बताई है? वो लोअर वाली बात बच्चे मैंने ये बताई है, देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है ना, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, क्लियर। यस सर। एक ऑप्शन हमें क्या कहता है, वो गोल्डन शेक हैंड पेमेंट को अपनी टोटल इनकम में ऐड कर लो, जब टोटल इनकम में ऐड करो इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। उस यस इंक्रीज इनकम पर जो रेट लगता है वो रेट लगा के टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट कर लो, क्लियर। यस सर। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, वो कहता है गोल्डन शेक एंड पेमेंट सेपरेट कर लो, ठीक है, और नॉर्मल जो आपकी नॉर्मल टैक्सेबल इनकम वाली उसको सेपरेट कर लो, रेट लगाते हुए, ठीक है। यस सर। इस पर नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन करते हैं वो कर लो, इस पर एवरेज लगा लो, ठीक है। अब दोनों से टैक्सेबिलिटी निकली, हमारी टोटल टैक्सेबिलिटी क्या होगी, इन दोनों को प्लस करेंगे, क्लियर। जी। अगर यस इन दोनों, अगर हमें ऑप्शन मिला है ला की तरफ से, या ये कर लो या ये कर लो, वो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, लोअर। लोअर का, जिसमें टैक्स हमें कम लगेगा, इसलिए ऑप्शन 1 से भी कैलकुलेशन करेंगे, ऑप्शन 2 से भी कैलकुलेशन करेंगे, और जिसमें टैक्स कम लगेगा वो ऑप्शन हम कहेंगे हमारी टैक्सेबिलिटी इतनी है, क्लियर होगी। यस हाँ। यस सर। एक क्वेश्चन इधर दिया गया, मैं इधर ही डिस्कस करते हैं हम। Mr. Hanif has a taxable salary income of rupees 7,50,000 during the tax year. At the end of the year, he opted to retire under a scheme announced by his employer and received 2.5 million as a golden handshake payment. The taxable income and tax liability of Mr. Hanif for the last 3 immediate preceding tax year was as follows. अब क्या करेंगे हम, compute the tax liability for the current tax, assuming that he opted the golden shake and payment be taxed as separate block of income and golden shake and payment to be taxed together with the salary income। मतलब ये दो ऑप्शन जो हमने अभी डिस्कस की, उसने उन ऑप्शंस के हवाले से कहा। अब अगर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के अंदर लेंगे, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम से हमारा क्या, हम एवरेज रेट अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए देखिए हमने 7.5 लाख उसकी इनकम ली, 2.5 मिलियन क्या था गोल्डन शेक हैंड पेमेंट, टोटल कितना आ गया 32,50,000। यहां तक किसी को क्वेश्चन, मैंने कहा टोटल वैसे ही करेंगे, लेकिन जब हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है तब सेग्रीगेशन करेंगे। अब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने लगे हैं हम, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम और रुपीज 750, मतलब 7.5 लाख को सेपरेट कर दिया और 25 लाख को अब इधर सेपरेट कर दिया। 7.5 लाख के ऊपर आ गया 7500, 7500, और जो गोल्डन शेक एंड पेमेंट थी 25 लाख, उस पर क्या लगना था, एवरेज रेट। एवरेज कैसे आना था, इस टैक्स लायबिलिटी का टोटल, इस टैक्सेबल इनकम का टोटल, इस टैक्स लायबिलिटी का टोटल बनता है 21,000 और इसका टोटल बन रहा है 20 लाख। तो हम क्या करेंगे, 21,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास एवरेज रेट आ जाएगा 3 इयर्स का सेपरेट रेट आ जाएगा, जो इस 25 लाख के ऊपर अप्लाई करेंगे, उन दोनों को प्लस करके हम अपनी टोटल टैक्सेबिलिटी, ये है ऑप्शन 1।
अब ऑप्शन 2 क्या है बच्चे? ऑप्शन 2 के अंदर हम क्या करेंगे, नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई करेंगे, मतलब 32,50,000 जो कि उसने ये किया हुआ है। ये तो उसने रेट निकाला ना वर्किंग जो भी मैं करती हूँ। ये ऑप्शन 2 है। सैलरी प्लस 2.5 मिलियन, टोटल आ गया 32,50,000, और उसने 32,50,000 के ऊपर ही क्या कर लिया, अपनी टैक्स लिबिलिटी कैलकुलेट कर दी, जो क्या है 3,26,250। अब हमारे पास ऑप्शन है, हम इस तरह कर ले या उस तरह कर ले। एज अ टैक्स पेयर हम हमेशा उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर हमें टैक्स लिबिलिटी क्या पड़ेगी, कम लगेगी। तो हम कहेंगे ऑप्शन वही एक्सरसाइज option 1 as tax liability under option 1 is lower than the tax liability under option 2। इसमें ऑप्शन 1 जिस कोई डिफाइन नहीं, ऑप्शन 1 सेपरेट वाला है या ऑप्शन 1 इकट्ठी कैलकुलेट करने वाला है। जिसको मर्जी ऑप्शन 1 दे दें, जिसको मर्जी ऑप्शन 2 दे दें, बाद में आपने अपनी वर्डिंग से बताना है ऑप्शन 1 ये था, ऑप्शन 2 ये था, और इसमें कंपैरिजन कर दिया। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? जी शामी मैं अभी लेता हूँ होमवर्क के तौर पर। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज आपने इसको होमवर्क में करके आनी है। जी शामी बच्चे। सर ये ऑप्शन 2 वाला जिनसे किया हुआ है वर्किंग वो बता दें। ऑप्शन 2 वाली वर्किंग अभी मैं बच्चा बता देता हूँ, ये इधर मेरे लिखा साथ नहीं ही। रेट 17। ये देखिए ऑप्शन 2 के अंदर हमने इस ऑप्शन 2 के अंदर क्या किया, मैंने कहा था एक ऑप्शन के अंदर दोनों को सेपरेट सेपरेट कर लो, एक के अंदर सब पर इकट्ठा टैक्स कैलकुलेट कर लो। एग्रीड शामी बच्चे? यस सर यस। ठीक है, इसने क्या किया, इसके अंदर 7.5 लाख उसकी नॉर्मल टैक्सेबल इनकम थी, 2.5 मिलियन क्या थी गोल्डन शेक हैंड पेमेंट, टोटल थी 32,50,000। उसने 32,50,000 का वो स्केजुअल लिया, उसमें देखा 32,50,000 कहाँ फॉल करता है, और उसने उसके ऊपर पूरी की पूरी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट कर दी। क्लियर होगी? यस सर। ओके गुड, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको नेक्स्ट भी होमवर्क देना है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आज। ये है क्वेश्चन नंबर 3 मिस्टर अरशद। ये आपके लिए होमवर्क है बच्चे, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। ये कल होमवर्क के तौर पर आपने कर लिया, इसमें से आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब ये क्वेश्चन सही हो गया। फिर भी इसको दोबारा देख लीजिएगा, अगर किसी का प्रॉब्लम हुआ तो कल वाले लेक्चर में दोबारा पूछ सकता है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, इसको छोटा सा क्वेश्चन है, आप देखिए सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आपने कल करके आना है बच्चे, और ये भी एक 2 लाइनों की चीज है, ये भी आपका क्या है, होमवर्क। बस अल्टीमेटली एक गोल्डन शेक हैंड पेमेंट का क्वेश्चन है छोटा सा, एक 2 लाइनों का और क्वेश्चन है, जस्ट 2 लाइंस का, इसको आपने होमवर्क करना है। और एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि काइंडली इसको करके अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो कल हम उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। अब साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। अब टाइम है, हम उसको डिस्कस भी कर सकते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जब आगे सिलेबस चलेगा तो पीछे पढ़ने का टाइम नहीं होगा, इसलिए होमवर्क आपने साथ साथ करना है, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसको डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज।